प्लस F2, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस F2, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन के इक्वल है। दूसरा ये कह रहा है कि जो थीटा है दोनों वेक्टर्स के बीच या दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 150 डिग्री के इक्वल है एंड अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। सपोज हम कह रहे हैं कि अल्फा 90 डिग्री विथ F1 है। अभी इसका अपन वेक्टर ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि एक फोर्स F1 हो गया, ये फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है, और ये बेटा अपन कह रहे कि F2 फोर्स है। मीन्स ये F1 है, ये F2 है, और ये रिजल्टेंट फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 10 के इक्वल है। अभी ध्यान से देखना, अपने को कहा गया है कि F1 और F2 के बीच का एंगल 150 डिग्री है, तो ये एंगल 150 डिग्री हो गया। अगर ये 150 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। और क्वेश्चन में अपने को F2 को फाइंड करना, F1 को नहीं। उसने कहा है कि F1 के साथ में या एक फोर्स के साथ में वो परपेंडिकुलर है, तो दूसरा फोर्स क्या है, तो F2 अपने को फाइंड करना है। अभी देखो तो ये इस एक 30 डिग्री से यस, ये सॉरी 30 डिग्री, 150 और ये एंगल बेटा 30 डिग्री हो गया। अभी अपन कह रहे कि F2 अपने को फाइंड करना, रिजल्टेंट गिवन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सा एंगल बेटा रेशियो लेंगे, साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री है ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस फाइंड करना, F2 हाइपोटेनियस है। तो साइन 30 इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन कह रहे अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 10 न्यूटन है, हाइपोटेनियस F2 जो अपने को फाइंड करना। तो साइन 30 को 1/2 है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 10/F2। तो फोर्स F2 है वो किसके इक्वल होगा, 20 न्यूटन के इक्वल होगा। ये फोर्स 20 न्यूटन है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स विल रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। और हमने वेक्टर की प्रॉपर्टी में देखा था कि किसी भी वेक्टर को विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने बी को उठा के यहाँ पे रख दिया, ये वेक्टर ए है, और इससे पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम में फेसिंग साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है, तो ये अपने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। तो हम कहेंगे द डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर मीटिंग पॉइंट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बी के पैरेलल बी वेक्टर हो गया, ए के पैरेलल ए हो गया। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। और ये जो डायगोनल है वो अपन कह रहे कि रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स देगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ए टू वेक्टर्स, इसका स्टेटमेंट अपन देखते हैं, इफ टू वेक्टर्स will represent, two vectors will represent two adjacent sides of a parallelogram, two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal, starting from their meeting point, diagonal starting from their meeting point will represent the resultant of both vectors. If two vectors will represent the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal starting from their meeting point will represent the resultant of both vectors. तो ये अपन कह रहे कि एज ए स्टेटमेंट है जो अपने को याद रखना है। आपके स्कूल के एग्जाम में भी या तो ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, इस दोनों में से कोई न कोई अपने को पूछा जाता है। प्रूव एंड स्टेट
the parallelogram law of vector addition, prove and state the triangle law of vector addition. Mathematical analysis. सिमिलर टाइप से फॉर्मूला बेटा इसमें भी मिलेगा और एनालिसिस भी सेम है, जैसे ट्रायंगल लॉ में अपन करते थे। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक वेक्टर जैसे ए है, ये वेक्टर बी है, ए के पैरेलल एक वेक्टर ए ड्रॉ किया, बी के पैरेलल बी ड्रॉ किया और ये पैरेललोग्राम है। ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट सपोज ओ है, ये पी है, ये पॉइंट क्यू है और ये एम है। अब बेटा ये कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी साइन थीटा होता है और थीटा वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा होता है और ये इसका रिजल्टेंट आर है। तो सेम जैसे बेटा अपने ट्राइंगल लॉ में अपने फाइंड किया था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फ्रॉम ट्राइंगल ओ क्यू एम, और ओ क्यू एम में अपन कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज मतलब आर का स्क्वायर बेस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। में यहाँ से अपन कह सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अपन कहेंगे आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बेटा बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 2ab cos थीटा। सेम रिजल्ट जो अपने देखा था ट्राइंगल लॉ में, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये अपन कह रहे कि इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अभी बेटा अपन कह रहे इसमें भी सेम केस स्टडी, जहाँ पे अपन कह रहे कि वेयर थीटा दैट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। केस स्टडी भी बेटा सेम होगा, जैसे केस 1 इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो उस केस में रिजल्टेंट है वो बेटा मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम कितना a प्लस बी के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा। फिर अपन बात कर रहे हैं केस 2। केस 2 में अपन कह रहे इफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा 90 मतलब cos 90 की वैल्यू क्या है 0, उस केस में r अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि रिजल्टेंट है। फिर अपन कह रहे कि केस 3 इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है और थीटा 180 डिग्री है तो cos 180 वो बेटा -1 के इक्वल होगा, मतलब r मिनिमम होगा और मिनिमम कितना होता है बेटा a माइनस बी। जैसे ट्राइंगल लॉ में हमने देखा था सेम रिजल्ट अपन इसमें भी यूज करेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट है ग्रेटर देन इक्वल्स टू a माइनस बी होगा एंड लेस देन इक्वल्स टू a प्लस बी के इक्वल होगा। अभी देखो इसमें बेटा नेक्स्ट जैसे अपने ट्राइंगल लॉ में डायरेक्शन फाइंड किया था, जैसे इसमें भी अपन डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो a वेक्टर के साथ एंगल अल्फा है और b वेक्टर के साथ में एंगल बीटा है। a के साथ में एंगल अल्फा है और b के साथ में एंगल बीटा है। तो अगर अपने को डायरेक्शन पूछा जाए
resultant vector. एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर में फर्स्ट अपन कहेंगे अगर मुझे tan अल्फा फाइंड करना है तो tan अल्फा अपने पास होगा परपेंडिकुलर b sin थीटा अपॉन बेस a प्लस b cos थीटा, और tan अल्फा है वो किस वेक्टर के साथ में एंगल है, सॉरी हाँ अल्फा है वो किस वेक्टर के साथ में, a वेक्टर के साथ में। तो a वेक्टर के साथ में अगर एंगल पूछा जाए तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर अपने को b वेक्टर के साथ में एंगल फाइंड करना तो हम tan बीटा फाइंड करेंगे। तो tan बीटा दैट विल बी इक्वल्स टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे ये tan बीटा की वैल्यू, tan बीटा इक्वल्स टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा के इक्वल होगा। अभी देखो इसमें अपन कह रहे कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करके अपन लिखेंगे। जैसे अगर अपने को कहा जाए इफ फर्स्ट केस a वेक्टर ग्रेटर देन b है तो अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगा, तो हम कहेंगे अल्फा लेस देन बीटा होगा, क्योंकि tan अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a है। तो a अगर ज्यादा होगा तो अल्फा कम होगा, तो हम कहेंगे अगर a ग्रेटर देन b है तो हम कहेंगे अल्फा लेस देन बीटा होगा। और अगर a लेस देन b है, a का मैग्नीट्यूड b से लेस है, तो अल्फा दैट विल बी ग्रेटर देन बीटा होगा। अभी देखो इसको अपन डायग्राम से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये जैसे अपन कह रहे कि एक वेक्टर a है और ये वेक्टर अपने पास b है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर अपन कह रहे कि b है, और यहाँ से अपन कहेंगे a और b वेक्टर अपन परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ये b वेक्टर है और b a के पैरेलल a वेक्टर हो गया, b के पैरेलल b हो गया। अभी देखो इस डायग्राम में a का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन b है, ये a है और ये b है, और हम इसका रिजल्टेंट देख रहे हैं, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। तो बताओ बेटा कौन सा एंगल, अभी देखो इस डायग्राम में a ग्रेटर देन b है, हमेशा जो रिजल्टेंट है वो टुवर्ड्स अपन कह रहे कि बिगर वेक्टर होगा, जो बड़ा वेक्टर है उसकी तरफ उसका इंक्लिनेशन होगा। तो अल्फा a ग्रेटर देन b है तो हम ये कह सकते हैं अल्फा लेस देन बीटा होगा। a ग्रेटर देन b है तो अल्फा लेस देन बीटा के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में सिंपल अपन कह रहे हैं जैसे अपने पास बेटा एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, ये वेक्टर c है, ये वेक्टर d है, इनको अपने को ऐड करना है। मोर देन 2 वेक्टर को अगर ऐड करना है तो अपन पॉलीगॉन लॉ यूज करते हैं। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है और ये वेक्टर d है। तो पॉलीगॉन लॉ को अपन कहेंगे एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स ऐड करने के लिए हम ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ यूज करेंगे, बट 2 से ज़्यादा वेक्टर अगर ऐड करना है तो अपन पॉलीगॉन लॉ यूज करेंगे। एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। अभी देखो एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स कैसे करेंगे, तो हम कह रहे कि जैसे इसका स्टेटमेंट बेटा अपन देखें, इफ n-1 vectors, if n-1 vectors will represent n-1 vectors will represent the n-1 sides
of a polygon of a polygon of n sides, then the nth side in reverse order, n side in reverse order will represent the resultant of resultant of all vectors, resultant of all vectors. ये बेटा इसका स्टेटमेंट है. If n minus 1 vectors will represent n minus 1 sides of a polygon of n sides, then the nth side in reverse order will represent the resultant of all vectors. सभी vectors के resultant को represent करेगा. If n minus 1 vectors will represent the n minus 1 sides of a polygon in same order, then nth vectors in reverse order will represent the resultant of all vectors. देखो कैसे, जैसे अपन कह रहे कि एक वेक्टर a है, उसको बेटा a मैंने सेम एज इट इज ड्रॉ कर दिया, a वेक्टर को सेम एज इट इज ड्रॉ कर दिया. फिर b वेक्टर है, उसको बेटा सेम एज इट इज मैंने ड्रॉ किया. c वेक्टर को विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन ड्रॉ कर दिया, और d वेक्टर को बेटा मैंने ये ड्रॉ कर दिया. तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो लास्ट वेक्टर है इन रिवर्स ऑर्डर विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स. ये इसका रिजल्टेंट होगा. मतलब ये जैसे अपने पास एक वेक्टर a है, ये वेक्टर अपने पास a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है, ये वेक्टर d है, और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा. रिवर्स ऑर्डर में जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है. अभी r वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर के इक्वल कैसे होगा वो अपन देख रहे हैं. तो इसको भी बेटा हम प्रूव ट्रायंगल लॉ से ही करते हैं. जैसे a और b अगर एक ट्रायंगल की साइड अपन माने, तो रिजल्टेंट बेटा क्या होगा इसका, a प्लस b वेक्टर रिवर्स ऑर्डर में. अगर एक वेक्टर a प्लस b है बेटा, a प्लस b एक वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर c है, तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया. ये रिजल्टेंट क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, और चौथा वेक्टर d है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो r वेक्टर होगा वो होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर. ये अपन कह की पॉलीगॉन लॉ है. अभी बेटा अपन ये ध्यान रखेंगे कि पॉलीगॉन लॉ की हेल्प से अपन जब भी इस टाइप से वेक्टर दे रखे हैं तो हम पॉलीगॉन लॉ यूज रेयरली करते हैं. हम क्या करेंगे, एक इसका अल्टरनेटिव, क्योंकि पॉलीगॉन लॉ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. हाँ, अगर रेगुलर पॉलीगॉन दे रखा है तो फिर अपन कह रहे कि प्रॉब्लम को समझना इजी रहता है, हम उससे सॉल्व करेंगे. कैसे, जैसे एक का एग्जांपल अपन देखते हैं. जैसे अपन कह रहे कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ये जैसे एक रेगुलर पॉलीगॉन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, और ये अपन कह रहे कि एफ. एक रेगुलर पॉलीगॉन मतलब सबकी साइड लाइन सेम है. इसको हमने कहा ये बी, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ के इक्वल है. अभी अपन कह रहे कि जैसे ऐसे इनके सेंटर सभी डायगोनल ऐसे पास होंगे. अभी अपने को कहा गया है कि प्रूव दैट ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस सॉरी
ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इक्वल्स टू 6 इंटू ए ओ वैक्टर। ये हमें प्रूव करना है। ये पॉलीगॉन लॉ दे रखा है, मतलब एक रेगुलर हेक्सागोन है और उसमें अपने को प्रूव करना है कि ए बी वैक्टर प्लस बी ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर 6 ए ओ वैक्टर के इक्वल होता है। अभी देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो बेटा अपन कह रहे हैं जब भी इस प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं, जो बड़ी इक्वेशन है उसको सॉल्व करके छोटी इक्वेशन लाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे और RHS लाएंगे। तो LHS बेटा मैंने सेम एज इट इज लिख दिया। जैसे अपन कह रहे कि ये ए बी वेक्टर है प्लस ए सी वेक्टर है प्लस ए डी वेक्टर है प्लस ए ई वेक्टर है प्लस ए एफ वेक्टर हो गया। अभी अपन क्या करेंगे, ए बी प्लस ए सी बेटा। तो ए बी, ये जैसे ए बी और ए सी, ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए सी बेटा ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए सी है। तो ए सी की जगह अपन लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बेटा। ए सी बेसिकली किसके इक्वल होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। और ए डी वेक्टर को बेटा अपन लिख सकते हैं 2 इंटू ए ओ वैक्टर। तो ए डी को मैंने 2 इंटू ए ओ वैक्टर, क्योंकि उसी के फॉर्मेट में चेंज करना है तो मैंने इसको सेम एज इट इज रहने दिया। फिर ए ई वैक्टर, बोलो बेटा ए ई वैक्टर क्या होगा, ए ई वैक्टर को अपन लिख सकते हैं ए डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर बेटा, ट्राइंगल लॉ से। और ए एफ वैक्टर, उसको अपन लिख सकते हैं ए ई वैक्टर प्लस ई एफ वैक्टर। अभी देखो यहाँ पर हमें पता है बेटा ए बी और डी ई दोनों एंटी पैरेलल है। ए बी इधर है और डी ई जो है वो इधर है, दोनों एंटी पैरेलल है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक अपन कहेंगे ए बी और दूसरा डी, वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया। फिर बेटा अपन कह रहे हैं कि एक बी सी और ई एफ ये इक्वल एंड ऑपोजिट है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी सी और ई एफ इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अपने ए बी को सेम एज इट इज लिख दिया, प्लस बेटा 2 ए ओ वैक्टर। ए डी को वापस अपन लिख सकते हैं 2 ए ओ वैक्टर और ए ई उसको अपन लिख सकते हैं ए डी प्लस डी ई वैक्टर, ए डी प्लस डी ई वैक्टर। और यहाँ से देखो अपने क्या मिल रहा है, ए बी और डी वापस इक्वल एंड अपोजिट और ए डी को अपन 2 ए ओ लिख सकते हैं। तो फाइनली अपने को क्या मिला, 6 ए वैक्टर, हैंस प्रूफ। ये हमने प्रूव कर दिया। अबव रेगुलर हेक्सागोन के अंदर ए बी बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ प्लस ए एफ ये अपने को फाइंड करना है। ये इस अल्टरनेट मेथड को यूज करेंगे जिसे कंपोनेंट मेथड कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास कुछ इस टाइप से एक वेक्टर ए है एंड ए वेक्टर दैट मेकिंग 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ये एक वेक्टर ए है। इसके अंदर मुझे बी वेक्टर को ऐड करना है। बी वेक्टर इज वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर एक सी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है और डी वेक्टर वो ओपन करेंगे इधर। ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है। ये एंगल अपन करेंगे 60 डिग्री। इन चारों वेक्टर को अपने को ऐड करना है। अपने को कहा गया है कि फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। डी का ये अपने पास y कंपोनेंट हो गया और ये डी का x कंपोनेंट हो गया। अब इस कंपोनेंट को अपन देखो क्या लिख सकते हैं,
बोलो बेटा ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? √3/2। यस, ए cos 30। ए रूट ए cos 30 इसको ए √3/2 कह सकते हैं। ये क्या होगा? ए sin 30। बोलो बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? 0 और वाई कंपोनेंट बी होगा। ये बेटा एंगल अपने पास जो है 37 डिग्री है। सी है वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री बना रहा है। तो बोलो एक्स कंपोनेंट क्या होगा? सी cos 37, थीटा वाला कंपोनेंट cos होता है। वाई कंपोनेंट क्या होगा? सी sin 37। फिर डी का वाई कंपोनेंट डी sin 60 और ये अपने पास है डी cos 60 के इक्वल होगा। तो अगर अपन कह रहे कि इन सबको ऐड करना है बेटा, तो देखो ऐड कैसे करेंगे। हम एक्स कंपोनेंट को पहले अपन इस रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट सबको ऐड कर लेते हैं, आर एक्स जिसे अपन कहेंगे। तो एक्स का एक एक्स कंपोनेंट ए cos 30, बी का बेटा एक्स कंपोनेंट 0, फिर सी का एक्स कंपोनेंट माइनस सी cos 37 विथ डायरेक्शन अपन ऐड करेंगे, और इसका अपने पास है माइनस डी cos 60। तो यहाँ से अपने को मिला ए √3/2 माइनस सी, तो 4c/5 माइनस d/2 के। और अगर हम y कंपोनेंट की बात करें तो आर वाई वो कितना होगा? a sin 30, फिर माइनस बी, फिर प्लस सी sin 37 और माइनस डी sin 60 के इक्वल होगा। a sin 30 को a/2 माइनस बी प्लस 3c/5 माइनस डी √3/2 के इक्वल होगा। ये बेटा आर एक्स और आर वाई के वैल्यू मिला। अभी हम कहेंगे कि जब रिजल्टेंट वेक्टर अपन देखेंगे तो वो क्या होगा? आर एक्स आई कैप बेटा प्लस आर वाई जे कैप, वाई कंपोनेंट जे कैप होगा। और इसका अगर रिजल्टेंट फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। अगर हमें इसके डायरेक्शन फाइंड करना है तो tan अल्फा दैट विल बी इक्वल्स टू आर वाई अपॉन आर एक्स के इक्वल होगा। ये बेटा इसका आंसर होगा, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। ए माइनस बी को हम ये लिख सकते हैं कि एक वेक्टर ए है उसमें बी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करना है। ए वेक्टर के अंदर बी के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करना है। तो बी के नेगेटिव वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे? तो अपन वेक्टर ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये जैसे बेटा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मुझे बी को ऐड नहीं करना, बी के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करना। तो मैंने बी का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर है। ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो बताओ बेटा माइनस बी और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? बोलो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो माइनस बी और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। यस, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। और अगर अपन करें एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर माइनस बी, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। और इस रिजल्टेंट को अपन लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अभी रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? तो जो ट्राइंगल लॉ में हमने फॉर्मूला देखा था, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह अभी एंगल क्या लिखेंगे बेटा? पाई माइनस थीटा, क्योंकि मुझे ए और माइनस बी को ऐड करना है तो ए और माइनस बी का एंगल लिखेंगे, और ए और माइनस बी के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा है। तो अभी अपन को पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा बेटा वो किसके इक्वल होता है? माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो हम माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट अपने को मिला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा के इक्वल होगा।
ये बेटा a माइनस बी का रिजल्टेंट है। r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। वेयर थीटा बेटा किसके बीच का एंगल है? वेयर थीटा दैट इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। थीटा इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। थीटा a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। अभी अपन कह रहे हैं कि अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, डायरेक्शन का मतलब ए वेक्टर के साथ में रिजल्टेंट सपोज अल्फा एंगल है तो वो कितना होगा। तो डायरेक्शन अगर अपने को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, जो एंगल थीटा था उसकी जगह पाई माइनस थीटा, तो tan अल्फा इसको हम लिखेंगे बी साइन पाई माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा के इक्वल होगा। और इसको नेक्स्ट स्टेप में अपन लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि डायरेक्शन है बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये बेटा वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा और उसकी डायरेक्शन बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी cos थीटा के इक्वल होगा। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ r इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b है। then find the angle between a vector and b vector। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है वो अपने को फाइंड करना है कि ए माइनस बी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि r इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी है, तो हम सबकी जगह सेम रख लेते हैं बेटा। तो ये हमने कहा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 सॉरी सभी जगह मैंने r पुट कर लिया, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा। ये हमने लिखा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। इस यहाँ से अपने को मिला आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर कॉस थीटा के इक्वल होगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट एंड दैट मीन्स कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 के इक्वल होगा। तो थीटा अपने पास क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 और कॉस इनवर्स 1/2 कितना होगा बेटा 60 डिग्री के इक्वल होगा। अभी दूसरा अपन कह रहे कि इसको अपन डायग्राम मेथड से करते हैं, है ना। ट्रायंगल फॉर्म में अगर अपन कह रहे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपन राइट करें तो क्या होगा, जैसे एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बेटा बी है, ये बी हो गया। मुझे यहाँ पर ए माइनस बी फाइंड करना, तो ये अपने पास ए माइनस बी होगा। ये हम डायग्राम से बेटा इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर है। अभी बेटा आर ए बी सभी इक्वल है, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा बेटा 60 डिग्री और ये भी एंगल 60 डिग्री। मुझे ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, तो ये एंगल 60 डिग्री जो ए और बी के बीच का एंगल है, क्योंकि ए की डायरेक्शन ये हो गया और बी की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल। तो डायग्राम से भी अपने को डायरेक्टली मिला 60 डिग्री के इक्वल होगा। If mode of a vector plus b vector equals to mode of a vector minus b vector, then find the angle between a vector and b vector। क्वेश्चन कह रहा है a mode of a plus b equals to mode of a minus b। अभी देखो ये दिया हुआ है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले मोड ऑफ a प्लस बी की वैल्यू रख लेते हैं। तो मोड ऑफ a प्लस बी का क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिर मोड ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला अभी हमने देखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा।
दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, and that will be equals to a square plus b square minus 2ab cos theta। अभी देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 2ab और 2ab बेटा 4, तो हमें मिला 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। अभी अपन कह रहे हैं कि 4ab वो तो बेटा 0 हो नहीं सकता क्योंकि नंबर है, तो cos थीटा को किसके इक्वल होना पड़ेगा 0, और cos थीटा 0 है तो थीटा बेटा क्या होता है 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है cos 90 की वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि एंगल बिटवीन ए एंड बी दैट विल बी 90 डिग्री। एक्सीलरेशन क्या वो फाइंड करना है। Particle moves eastward with speed 10 meter per second. After 10 seconds, it turns to northward, but speed remains same. Then find the average acceleration. ये बेटा क्वेश्चन है। एक्सीलरेशन वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। अभी हमें पहले फाइंड करना चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर, और उसको हम कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी प्लस माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ये हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अभी अपन कह रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो देखो पार्टिकल मोशन पहले कहाँ पे कर रहा था, ईस्टवर्ड, फिर कहाँ पे टर्न हुआ, नॉर्थवर्ड, तो ये उसका इनिशियल वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड। फिर अपन कह रहे कि फाइनल वेलोसिटी नॉर्थवर्ड है 10 मीटर पर सेकेंड। हमें वी एफ प्लस माइनस ऑफ वी आई फाइंड करना है, तो वी एफ को अपन सेम एज इट इज ड्रॉ कर दिया बेटा, ये वी एफ हो गया, और माइनस वी आई कहाँ पे होगा, ये बेटा माइनस वी आई होगा। तो अभी मुझे ऐड किसको करना है, एक तो वी एफ वैक्टर को ऐड करना, एक माइनस वी आई को ऐड करना। अब इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, तो ये बेटा पैरेललोग्राम अपने ड्रॉ कर दिया। डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर मीटिंग पॉइंट विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट, ये बेटा चेंज इन वेलोसिटी होगा, तो ये अपने पास डेल्टा वी के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि डेल्टा वी, इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ये बेटा वी एफ का स्क्वायर प्लस वी आई का स्क्वायर होगा, और cos 90 तो 0 होता है, तो नेक्स्ट टर्म 0 हो गया। वी एफ की वैल्यू 10, तो ये अपने को 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड मिला, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये डायरेक्शन वेस्ट है, और ये बेटा दोनों इक्वल है, तो ये 45 डिग्री होगा, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि एवरेज एक्सीलरेशन को हमें मिला 10 रूट 2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट, ये इसकी डायरेक्शन है। 10 से 10 कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर विल बी रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट, ये इसका आंसर है। तो हम कहेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के इक्वल होगा। ये जैसे अपन कह रहे कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक पार्टिकल इनिशियली एक पॉइंट पी पर है, फिर पार्टिकल क्यू पे मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल पी से क्यू जा रहा है। पी की अपन कह रहे कि पोजीशन आर पी वेक्टर से डिनोट कर रहा है, और एक क्यू की आर क्यू वेक्टर, ये बेटा अपन कह रहे कि आर पी वेक्टर हो गया, ये आर क्यू वेक्टर हो गया। हमें पी से क्यू बेटा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो हम ये कह सकते हैं पी से क्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको अपन कहेंगे एस पी क्यू तक, ये पी से क्यू तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अभी देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो वेक्टर ट्राइंगल बन रहा है। वेक्टर ट्राइंगल कैसे होता है, ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो ये इसका रिजल्टेंट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आर पी वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट पी टू क्यू वेक्टर इक्वल्स टू आर क्यू वेक्टर के इक्वल होगा। तो अभी अपन कह रहे हैं कि एस पी क्यू वेक्टर
इक्वल्स टू क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के इक्वल, आर क्यू माइनस आर पी वेक्टर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका पोजीशन है एस पी क्यू वेक्टर, एस पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू आर क्यू माइनस आर पी वेक्टर के इक्वल होगा। मतलब अपन कह रहे हैं P से Q है तो उसको अपन कहेंगे फाइनल पॉइंट का पोर्शन। तो फाइनल पॉइंट क्या है बेटा? Q। और इनिशियल पॉइंट क्या है? P। तो आर क्यू माइनस आर पी हो गया। अगर इसी टाइप से एज से अपने को एस क्यू पी वेक्टर फाइंड करना है, मतलब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? Q से P जा रहे हैं। बोलो बेटा क्या लिखेंगे? फाइनल पॉइंट P है तो आर पी वेक्टर, इनिशियल पॉइंट Q है तो आर क्यू वेक्टर होगा। ये एस क्यू पी वेक्टर होगा। डिस्प्लेसमेंट Q टू P, आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर के इक्वल। और इस दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से बेटा क्या मिलेगा? एस पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एस क्यू पी वेक्टर। दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे और एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव वेक्टर होगा। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। एस पी क्यू वो एस क्यू पी के इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। ये इसके कोऑर्डिनेट। और हमें कहा गया है कि फाइंड फर्स्ट बेटा आर पी वेक्टर क्या है वो फाइंड करना, सेकेंड आर क्यू वेक्टर, थर्ड पी क्यू वेक्टर, फोर्थ क्यू पी वेक्टर। ये अपने को फाइंड करना। आर पी वेक्टर को बेटा कैसे लिखेंगे? आर पी वेक्टर को अपन कह सकते हैं 2i प्लस बेटा 3j माइनस k। हमने कहा था कोऑर्डिनेट i, y कोऑर्डिनेट j एंड x कोऑर्डिनेट k। अगर आर क्यू फाइंड करना है तो आर क्यू वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q 4i प्लस 6j प्लस 2k के इक्वल होगा। फिर थर्ड, अगर पी क्यू वेक्टर की हम बात करें, मतलब P से कहाँ पर Q, ये पी क्यू वेक्टर है। और P से Q को अपन क्या लिखेंगे? Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। तो Q का पोजीशन वेक्टर 4 और उसमें से P को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 2 2i। फिर अपन कह रहे कि 3j और 3k के इक्वल। अगर अपने को क्यू पी वेक्टर बेटा फाइंड करना है, मतलब हम Q से P की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? फाइनल पॉइंट P तो P का पोजीशन वेक्टर माइनस Q का पोजीशन वेक्टर। तो ये अपने पास होगा माइनस 2i माइनस 3j और माइनस 3k के इक्वल होगा।